नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी कुछ बातें। सबसे पहले हम आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं और आज की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, पहली घटना की अगर हम बात करें तो यह है कि हिंदू शासक जो जयपाल हैं, आक्रमणकारी महमूद गजनी ने उनको जो है आज ही के दिन हराया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर करें तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा आज ही के दिन उनकी संपत्ति के आधार पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दूसरी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बाउंसर लगने से वो एक लोकल मैच खेल रहे थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये एक बड़ी घटना है। और इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, प्रसिद्ध कवि और लेखक, इनका जो है आज ही के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका जो है आज ही के दिन जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जब पेपर देने जाओगे आपको ये किसी ना किसी परीक्षा में टकराएगा जरूर। तो अब कोई बहाना नहीं अभियान का नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई बहाना नहीं, ये अभियान किसके सहयोग से भारत सरकार ने शुरू किया है? तो अगर बात करें तो ये अभियान संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसका विशेष अगर उद्देश्य देखें तो इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग के द्वारा जो है आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और बात करें तो इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें भागीदारी निभा रहा है। दरअसल ये अभियान लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, ये अभियान क्यों शुरू किया गया है? लिंग आधारित जो हिंसा हो रही है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ है। 16 दिनों की सक्रियता के साथ यह अभियान शून्य सहिष्णुता के रुख को क्या करता है? रेखांकित करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी हमारे देश में जो महिलाएं हैं, अगर आपसे देखा जाए तो महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 35% महिलाएं ऐसी हैं जो हिंसा का शिकार हो रही हैं और वो किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लेती। इसके अलावा एक आंकड़ा और जारी हुआ है कि लगभग दुनिया की 90% महिलाएं कभी ना कभी किसी ना किसी हिंसा का शिकार हुई हैं और उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इस मामले में अगर देखा जाए, पुरुष जब भी कभी हिंसा का शिकार होते हैं तो वो लगभग या तो लीगल एक्शन ले लेते हैं या हिंसक प्रवृत्ति अपना लेते हैं। महिलाओं में ये जो गुण है नहीं पाए जाते। बात करें इस समय तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर हमारी पूछी जाए तो अन्नपूर्णा देवी है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चेंज हुई हैं, उनका नाम विजया किशोर राहतकर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अब रेखा शर्मा नहीं है, विजया किशोर राहतकर हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दिनेश भाटिया, ये आपको चेहरा दिख रहा होगा, ये दिनेश भाटिया हैं। और दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि दिनेश भाटिया को अगले राजदूत के रूप में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका ब्राजील। आंसर क्या है इसका? ब्राजील। ब्राजील के क्या किया गया है? राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसमें आपको बता दूं तो भारत में ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। भाटिया के पास व्यापक राजनयिक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर ही इनको ये पद दिया गया है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं ब्राजील के साथ बात कर लेता हूं। तो ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील की अगर आपसे पूछी जाए राजधानी क्या है तो यहां ब्राजीलिया इसकी जो है क्या है? राजधानी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो ब्राजील में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां सबसे ज्यादा अमेजन वर्षा वन यहां पर जो है इसकी जलवायु को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं।
इसके अलावा ब्राजील की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि G20 का जो शिखर सम्मेलन इस बार हुआ है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। बात करते हैं भारत की पहली राजदूत की, तो भारत आजादी के बाद भारत की पहली जो राजदूत थी वो विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, वो भारत की पहली राजदूत थी। इसके अलावा भारत का आप कह सकते हैं कि इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतिहास के दृष्टिकोण से मेगस्थनीज जो यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। आपको पता होगा कि सिकंदर जो था उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है किया था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसी ने दहेज में एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की अगर बात करें तो मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है, कई बार पूछी जाती है, तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है इंडिका। क्या नाम है उसकी किताब का? नाम है इंडिका। ये ध्यान रखेंगे। इंडिका किताब में एक गड़बड़ है और ये गड़बड़ ये थी कि इसने हमारे वर्ण को 7 भागों में बताया था, 4 भाग नहीं बताए थे, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डोंगफेंग 100, डोंगफेंग 100 जो खबरों में थी, ये किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? दरअसल आपको पता होगा कि एशिया और भारत, और इसके अलावा एशिया में तो भारत है ही, विशेषकर भारत और चीन और रूस और मध्य एशिया वाला जो एरिया है ये इस समय सेंसिटिव ट्रांजैक्शन जोन के समय से गुजर रहा है। तो अब इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर हैं। तो अभी रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को कुछ मिसाइलें दी गई हैं, तो उसी श्रेणी में अब चाइना के द्वारा अपनी पुरानी मिसाइलों की मारक क्षमता को बढ़ाया गया है और उसी मिसाइलों में एक मिसाइल है डोंगफेंग 100 और ये पूछा गया है कि ये मिसाइल किसकी है। तो डोंगफेंग 100 जो है वो चीन की मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2019 को चीन के 70वें राष्ट्रीय परेड दिवस के दौरान पेश की गई थी। पर ये जो है भूमि आधारित बुनियादी ढांचे और बंकरों के और बड़े युद्धपोत सहित विविध लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए ये जानी जाती है। पर अगर देखा जाए तो अब की बार क्या हुआ है कि पहले जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी मारक क्षमता केवल 2000 किलोमीटर थी। अब इसकी मारक क्षमता बढ़ाकर 3000 से 4000 किलोमीटर कर दी गई है। इसकी मारक क्षमता में वृद्धि की गई है, इसलिए ये आप कह सकते हैं मिसाइल चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे बम वर्षकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी ये खासियत है, ये इसको अलग मिसाइल बनाती है कि इसको जो है किसी विशेष जो है उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य बम वर्षक है उसके द्वारा भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही में जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाइना की। तो अगर बात करें तो चाइना की जो मुद्रा है उसका नाम है युआन और रेनमिनबी, आप ये कह सकते हैं युआन या रेनमिनबी चीन की क्या है, मुद्रा है। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जानना चाहे तो मैं ये और बता दूं कि जो आपकी ये मिसाइल है मैक 5 की गति से जो है क्या कर सकती है, चल सकती है। मतलब आप ये कहें कि ध्वनि से भी ज्यादा तेज गति इसकी होगी और रैमजेट इंजन द्वारा इसको संचालित किया गया है। वापस आते हैं मुद्दे पर। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। कई किताब में, कई एग्जाम में ये पूछा गया कि इसका पुराना नाम क्या था। अगर ये बताना हो तो आप बताना है कि इसका पुराना नाम पीकिंग था। क्लियर है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं और पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष होता था। अब इसका कार्यकाल अनिश्चित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर अब राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते, केवल परमानेंट जब तक ये हैं तब तक वहां के राष्ट्रपति ये बने रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्थिक राजधानी की अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी इसकी शंघाई है। चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगती है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है।
इसके अलावा यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है कुन-लुन शान, और कुन-लुन एशिया की क्या है, एशिया की रीढ़ है। कुन-लुन शान पर्वत को कहा जाता है एशिया की रीढ़ की हड्डी। क्लियर है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में बड़े आकार का वयस्क एंटीलियन पेल्पेरस कॉन्ट्रियस कहां देखा गया है? ये क्वेश्चन बड़ा अलग सा है। अगर आपके एग्जाम अभी हैं जिनमें साइंस थोड़ा ज्यादा आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीलियन वयस्क एंटीलियन पेल्पेरस कॉन्ट्रियस कहां खोजा गया है? तो ये आपका तमिलनाडु, कहां पर? तमिलनाडु में खोजा गया है। ठीक है। शोधकर्ताओं ने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में पहली बार ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला एक वयस्क चीटी शेर, मतलब एक चीटी है उसको कहा जाता है चीटी शेर, जो है जिसका नाम है पेल्पेरस कॉन्ट्रियस देखा है। और ये न्यूरोप्टेरा और मार्मेलिएटेंडे परिवार से संबंधित है। अब इसको दिन में देखना बड़ा मुश्किल है, ये केवल रात में ही दिखाई पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दुनिया भर में ये पाया जाता है, मुख्य रूप से शुष्क और रेतीले क्षेत्रों में इसे पाया जाता है, देखा जा सकता है। विशेषकर रात में ही इसको देखा जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें, चेन्नई से भी कई बार पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि चेन्नई से कुछ खास बात क्या है। देखो, एक तो चेन्नई की अगर बात करें, यहां का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है, और प्रसिद्ध स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? चेपॉक स्टेडियम। क्या नाम है? चेपॉक स्टेडियम है। ये आपका क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, चेन्नई की जो स्थापना है, चेन्नई शहर की स्थापना 1639 में एंड्रयू कोगन और फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करें तो भारत का चौथा बड़ा नगर और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर और तीसरा सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। किसको? चेन्नई को। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर जो ऑटो, भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाएगा। इसके अलावा चेन्नई को भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ जो अस्पताल है वो अगर इसको स्वास्थ्य की राजधानी कहा जाता है। अगला एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में एक बीमारी है जिसका नाम है क्यास्नूर, एक वन रोग है जो किस राज्य में सामने आया है? दरअसल कुछ वन अधिकारियों के, कुछ जो वन अधिकारी हैं उनको ये रोग हो गया है। तो अगर ये पूछा जाए ये रोग कहां सामने आया, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में चिकमंगलुरु के स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा क्यास्नूर वन रोग को रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के इस एरिया में जितने भी जनजाति वाले लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से बंदरों के संपर्क में ना आए। बंदरों के द्वारा ये बीमारी फैलती है और इसे बंदर बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखना, मंकी पॉक्स अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। इसके अलावा सॉरी, अगर बात करें तो केएफडी एक टिक होता है, मतलब एक आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? एक टिक है। ये एक जंतु है जो बंदरों को काटता है और ये आता है, उनका जो है ब्लड काफी जो है इसमें बह जाता है। इसके अलावा देखें तो पहली बार 1957 में कर्नाटक के कयासनूर वन में इसको देखा गया था, इसीलिए इसका नाम जो है कयासनूर वन रोग पड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये बीमारी जो है अगर आपसे पूछी जाए तो ये एक वायरस डिजीज है, और वायरस डिजीज का मतलब ये है कि वायरस को कहा जाता है कि जीव और, पर आप ये कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? इसको वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
वायरस कहा जाता है। और वायरस की खोज अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि इवानोवस्की के द्वारा ये खोज की गई थी, वायरस की खोज की गई थी। जब मोजेइक रोग के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने इस रोग की खोज की थी। बात करते हैं तो इसमें तेज बुखार, मतली, दस्त और कभी कभी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी सामने आ जाती हैं। तो ये काफी जो है मतलब इसमें 5 से 10% लोगों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। खास इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसका केवल बचाव ही क्या है, इलाज है। इसलिए ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। जितने भी जो कर्नाटक के जो लोग हैं उनके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? दरअसल आपको मैं बता दूं तो 26 नवंबर 1949 को भारत का, आपको पता होगा, संविधान लागू हुआ था। मैंने आपको बता भी रखा है कि संविधान जो लागू हुआ, इस संविधान के लागू होने के बाद हमारे 16 अनुच्छेद जो है वो लागू हुए। और 2015 से हम संविधान दिवस जो है मनाते हुए आ रहे हैं। तो हमारे संविधान को लागू हुए इस साल 75 वर्ष हुए हैं। उस 75 वर्ष की वजह से अब की बार हमारी राष्ट्रपति ने 75 रुपए का क्या किया है, सिक्का जारी किया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 75 रुपए का सरकारी सिक्का जो है जारी किया है। इसके अलावा इन्होंने यहां पर एक डाक टिकट भी जारी किया है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बता देता हूं कि यहां पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, देखो, डाक टिकट और सिक्के के बारे में ये जारी किया है। नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक समारोह हुआ और यहां पर ये सारी घटनाएं हुई है। इसके अलावा संविधान दिवस पर संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित जो है हमारे राष्ट्रपति ने किया है और संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज उन्होंने बताया है। दो महत्वपूर्ण बातें और हुई हैं, यहां आपको ये वाली जो दोनों बात है ये आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति ने संविधान की पहली संस्कृत प्रति और उसका मैथिली संस्करण भी जो है आज ही के दिन क्या किया है, लॉन्च किया है। इससे पहले हमारा जो संविधान है वो आपका अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था, पर अभी संस्कृत और मैथिली लिपि में नहीं लिखा हुआ था। इसकी मैथिली और संस्कृत लिपि को भी लॉन्च कर दिया है। साथ ही में ध्यान रखना, अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अभी मैंने आपको जिक्र किया था ना कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की बैठक को संबोधित किया। तो अब क्या है, राष्ट्रपति ने क्या किया है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया है और यहां पर दोनों को संबोधित किया है। और अनुच्छेद 108 ये कहता है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर सबसे बड़ा एक कारण है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है सबसे ज्यादा सदन में हंगामा होने वाला है, इसलिए ये जो है क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर कहां किए गए? दरअसल अभी भारत और सऊदी अरब के बीच जो है कुछ कानूनी, जो एक दूसरे के देश के लोग हैं, यहां से वहां जा रहे हैं और वहां से यहां आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे देश के कानून को जान ले कि अगर यहां से सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं, हम वहां के कानून के बारे में जानते नहीं है, तब क्या होगा, तब ये बड़ी बुरी कंडीशन हो जाती है कि हम अनजाने में वहां के कानून को तोड़ देते हैं और हमें कई बार सजा का सामना करना पड़ता है। तो इसमें एक दूसरे के कानूनों को जानने के लिए संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। रियाद डिजाइन कानून संधि कहा गया है इसको, शॉर्ट फॉर्म में DLT कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। ये क्या करेगा, दोनों देशों के समावेशी विकास को बढ़ाएगा और बौद्धिक संपदा और पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करने का ये काम करेगा। जरा थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं कि सऊदी अरब 7 छोटे छोटे देशों का एक क्या है, समूह है और
सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा यहाँ की रियाल है। और यहाँ के प्रमुख या आप कह सकते हैं सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्या है? सुल्तान है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो प्रमुख शहर है यहाँ के जेद्दा, मक्का और मदीना, ये सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ एक शब्द आपको कई बार सुनने को मिल जाएगा, हिजारत, अगर आपसे पूछा जाए। एक तो होता है हज यात्रा और एक होता है हिजारत यात्रा। जब व्यक्ति हज यात्रा करता है, जब मक्का जाता है तो मक्का की यात्रा को कहा जाता है हज यात्रा, और मक्का से जब व्यक्ति मदीना जाता है तो उस यात्रा को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हिजारत यात्रा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहा जाएगा? हिजारत यात्रा कहा जाएगा। मरुस्थल यहां पूछे गए हैं कई बार, तो सबसे ज्यादा रेतीला मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रेतीले मरुस्थल आपके सऊदी अरब में है। दुनिया में इनसे ज्यादा रेत कहीं भी नहीं पाया जाता। तो अल दहना, अल नफूद, अल जफूरा और अल खली, ठीक है, ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं? मरुस्थल हैं। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा रेतीले मरुस्थल है, आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल आपके दो तरह के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीत कटिबंधीय। तो यहां पर जो मरुस्थल है वो कैसे हैं? शीत कटिबंधीय मरुस्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं तो ब्रिटेन, ब्रिटेन बैक, मतलब ये दो बार नहीं है, इनका नाम ही ब्रिटेन, ब्रिटेन बैक है। इनका 85 साल की आयु में देहांत हो गया है। ये किस देश के प्रसिद्ध लेखक? बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण लेखक थे और इनका देहांत 85 साल की आयु में कल हुआ है। अब बात करें तो प्रसिद्ध रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और कवि ब्रिटेन बाग का निधन हो गया, और ये इस समय जो है पेरिस में रह रहे थे। मूल ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, पर इस समय क्या है, पेरिस में जो है वहां पर किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां इनकी तबीयत खराब होने से इनका देहांत हो गया। अगर बात करें तो कन्फेशंस ऑफ एनिल्बो और टेररिस्ट जैसी रचनाओं के लिए इनको जाना जाता है। इनकी बहुत ही फेमस रचना है ये। ब्रिटेन बाग ने निर्वासन और पहचान न्याय को संबोधित किया है और अफ्रीका के साहित्य में एक आवाज बनकर उभरे हैं कि अफ्रीका में आपको पता ही होगा कि वहां पर रंगभेद को लेकर बड़ा विवाद चला है। उस रंगभेद के खिलाफ जो है इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कुछ बड़े काम किए हैं। इसके अलावा बात करें तो नेल्सन मंडेला की जो एएनसी एक पार्टी थी, उसके समर्थकों में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है, और एएनसी के समर्थन करने के चक्कर में ये 7 साल जेल में भी रहे थे, ये बात है। इसके अलावा आपको पता होगा कि राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपनी वकालत कहां शुरू की थी? तो गांधी जी ने अपनी वकालत दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं तो खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किस देश के द्वारा की गई है? तो आपको लग रहा होगा तो ये जो पेट दर्द वाला जो साइन रखा गया है ये इसीलिए है कि दरअसल लोग और बच्चे दूषित भोजन का सेवन कर रहे हैं। उस दूषित भोजन की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रीय खाद्य आपदा घोषित कर दिया है। ये भी आंसर, इसका भी आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। बात करें तो यहां क्या है कि संकट का पैमाना ये बताया गया कि सितंबर 2024 से अब तक 890 से ज्यादा खाद्य जनित बीमारियों के मामले देश में आए हैं, और इसमें 23 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए ये इमरजेंसी इन्होंने घोषित की है। अक्टूबर में भी जो है इसमें 6 बच्चे मारे गए हैं। दरअसल यहां पर क्या हुआ है कि टेरबुस पोस का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल जितने भी टाउनशिप ऐसे जो रसायन है वो बेचे जा रहे हैं जो वहां पर क्या है, प्रतिबंधित है। तो उस प्रतिबंध की वजह से वो जो पौधों पर लगा हुआ है, तो उस जिस पौधों के भोजन को लोग कर रहे हैं, तभी उनकी जो है क्या हो जा रही है, बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। आपको पता है कि आदमी तो सरवाइव कर जाएगा, पर बच्चे जो हैं
उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इस्पाजा की दुकानों में खाद्य पैकेट के अंदर और बाहर ये जो टेरबुफोस पाया जाता है, इसको पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंध कर दिया गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आए तो राष्ट्रीय आपदा घोषणा की बात करें तो संकट को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों की क्षमता के साथ अधिक विनियामक शक्तियां जो है ये प्रदान कर रहा है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका की एक नहीं तीन राजधानियां हैं, और वो 3 राजधानियां कौन सी है? प्रिटोरिया की अगर बात करें तो ये प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन जो है इसकी न्यायिक राजधानी है। अगर बात करें इसके प्रमुख शहरों की तो किम्बरली ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरों की राजधानी इसको कहा जाता है, और प्रीमियर खदान जो है ये कलिनन शहर में, यहाँ हीरे का खनन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अफ्रीका के बारे में बात थी। इसके अलावा बात करें, लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस कब मनाया जाता है? मतलब आप इसको कह सकते हैं एनसीसी डे। एनसीसी डे कब मनाया जाता है? तो नवंबर माह के अंतिम रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। ये इसलिए इंपोर्टेंट है, अभी ये बीता है। नवंबर माह के अंतिम रविवार को हमने एनसीसी डे मनाया है। दुनिया में सबसे पहले एनसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी में शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना कि एनसीसी का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले कहां? जर्मनी में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय कैडेट कोर की उत्पत्ति विश्वविद्यालय कोर में हुई, और भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के द्वारा सेना की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हमने एनसीसी को बनाया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो इस समय एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इससे ज्यादा बड़े युवा, इससे ज्यादा घनी संख्या में युवा कहीं भी नहीं है। इसके अलावा बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। क्या है इसका आदर्श वाक्य? एकता और अनुशासन। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। कल हम फिर एक नई क्लास के साथ आएंगे जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद।